मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे याशी और आप सुन रहे हैं आपके अपने चहेते आरजेस को और मैं हूं आरजे नीलकांत और मेरे साथ हैं सेहतिया सिंह, जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपको अपने पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी मालामाल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही। स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में आमदनी भी। श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने आप सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया सिंह भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हमें तो कम से कम 25 कॉल आई स्टेशन के फोन पर और सभी ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में सेहतिया सिंह की कहानी मिलती जुलती है। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर ना इलाज करवाने के कारण या फिर वहीं झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपनों को और अपनी जमा पूंजी को खोया था। बिल्कुल, लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह की जिंदगी को बदल दिया। उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। उनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर दर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें, उनकी मदद की जाए। सरकार कितना कुछ कर रही है, लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुँचे तो यह तो सही नहीं होगा। आज तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरजे नीलकांत। मतलब मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं देते। हाँ, जो सही बोलता है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। अरे हाँ, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था तो मैं इसके बारे में सुना। वहाँ पर ऑटो पर कुछ लाउड स्पीकर चल रहे थे। मुझे लगा कि यह सेहत से जुड़ी बात है और श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया। अच्छा, जरा सुनाओ जरा। नमस्कार, मैं मनोज बाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब तुम बोलोगे कि यह फाइलेरिया क्या बला है, इसलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि यह बीमारी एक परजीवी के कारण होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसलिए सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ध्यान से सुने। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हों, बच्चों का होमवर्क करा रहे हों या रसोई में खाना बना रहे हों, थोड़ा सा ब्रेक लें
और अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र जी के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुने। और अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, तो हमें जरूर सुनिएगा और अपने घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलते हैं, सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को। ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है। वन इज एक्यूट, यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए। क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर, और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है। लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है। और इस पे एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा, पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था। पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है।
और सबको देना है दवा एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे। जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था? पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन्स, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन्स। हम तो यहाँ तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए। सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलिस, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकंड कैटेगरी है अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से। और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके में। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था। हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार लिम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सकें। हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रोफाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन
उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा, एनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जैसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुएं होते हैं आइवरमेक्टिन से, वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुएं, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस। यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है। 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को 1 गोली, 120 से 140 तक 2 गोली, 140 से 160 3 गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको 4 गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को 1 गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली, और 15 से बड़े को 3 गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगे, उसे घबराना नहीं है, वो उसकी मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए, पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा? उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया। इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी कि यह बीमारी जो एक परजीवी पैरासाइट की वजह से होती है, कोई भी व्यक्ति उसका वाहक कैरियर बन सकता है, क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद दिखते हैं। लोग दवाई लेने से कतराते हैं। आप तो भाई वाकई में बड़े समझदार हो गए हैं। तो क्या आज सेहतिये भैया नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब यह 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे। भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया पुरुषों को। तो ये बीमारी भी दोनों महिला एवं पुरुषों को हो सकती है? कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो कि मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गए। मच्छर क्या यह देखकर काटता है कि यह पुरुष है या महिला? तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है। और 10 अगस्त को क्या होगा? अगर सेहतिये भैया आ जाते, उन्हीं से पूछ लेते। जिनका आपको इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। तो क्या आप भी सेहतिये भैया 10 अगस्त में बिजी थे? बिल्कुल ठीक समझे आरजे आशी, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी नेग्लेक्टेड बीमारी के चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिलों की तरह मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। हमने अभी डॉक्टर साहब को भी सुना था। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है जो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है। यह NTD में से एक है। ये वे रोग है जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और फाइलेरिया उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह स्थायी विकृति में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे चाचा भी इस बीमारी के कारण समाज से कट कर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे। लेकिन सेहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रहे भ्रांतियों को दूर किया।
उन्होंने बताया कि यह बीमारी छुआछूत की नहीं है और किसी से संपर्क करने में कोई खतरा नहीं है। तो ये रोग सभी को मेरा मतलब है कि किसी को भी हो सकता है? देखिए आरजीआशी, होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। एनटीडीज का सामना करने वाले समुदायों में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। लेकिन एलएफ न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करते हैं। लोग अंधविश्वासों और भ्रांतियों के कारण उनके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि एलएफ को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। और उन उपाय में एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है, बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें। एलएफ को जड़ से खत्म करने में यही एक उपाय है। बिल्कुल आरजीआशी, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति की संख्या घट जाती है और एलएफ के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों को डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो एलएफ एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए एमडीए जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का उपयोग किया जाता है। साथ ही एलएफ जैसी एनडीटीज पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या आरजे नीलकांत, हमारे देश में और भी नेग्लेक्टेड रोग हैं? जी हाँ आरजीआशी, भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज एनटीडीज में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, फाइलेरिया, लिम्फेटिक फिलारियासिस, डेंगू, कालाजार, विसरल रेस्मानियासिस, हुकवॉर्म संक्रमण यानी हुकवॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, चिकनगुनिया, साइटोमानियासिस, ट्रैकोमा, रेबीज और स्नेक बाइट एनविनोमेशन जैसे रोग शामिल हैं। और इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए आरजे नीलकांत, ये बीमारियां मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। तो सेहतिया भैया, मेरा एक सवाल है यहाँ। वो आपने पिछले एपिसोड में कुछ बताया था ना, निश्चय मित्र के बारे में? हाँ आरजीआशी, बताया था, एक बार फिर बताता हूँ। निश्चय मित्र एक समुदाय पहल है जिसका उद्देश्य टीबी यानी क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं। तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है? नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल टीबी यानी क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। ये राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एनएफईपी के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयां, डीईसी और अल्बेंडाजोल मुफ्त में वितरित करती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसिल सर्जरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त करवाने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुफ्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। एक और खास बात, इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके। वाह सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है। आरजे यशी, हमारे सभी श्रोता, दोस्त, भाइयों और बहनों,
बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर फाइलेरिया से संबंधित योजनाओं की और अधिक जानकारी पाएं। और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन सेहती भैया रुकिए ना, आपके जाने से पहले शपथ लेना तो जरूरी है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। शुक्रिया सेहतिया भैया। तो दोस्तों, आज का हमारा यह सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे नीलकांत को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।